जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं और ये प्रश्न होगा प्राचीन भारत के इतिहास से। प्रश्न क्या है अब हम लोग वो जाने। प्रश्न है कि मौर्यकालीन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो जो मौर्यकाल की जो मूर्तियाँ हैं उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। और जो प्रश्न मैंने आज की क्लास में लिया है ये 20 अंक के प्रश्न हैं, तो ये कम शब्दों में ही होंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी भूमिका के बारे में जानें। मौर्यकालीन मूर्तिकला के अध्ययन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की भरपूर उपलब्धता है। साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत में आपस्तंभ, गृहसूत्र और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पुरातात्विक स्रोत में मौर्यकालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में प्राप्ति यह साबित करती है कि मौर्यकाल में मूर्तियां रही हैं। तो मूर्ति भी उपलब्ध है, मौर्यकालीन मूर्तियां भी उपलब्ध हैं जो वहाँ की मूर्तियों की, उस समय की मूर्तियों की विशेषताओं के बारे में बताती हैं। पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में वहाँ की मूर्तियों की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। तो मैंने यहाँ एक मूर्ति का फिगर बनाया है और कोशिश की है कि डायग्राम के माध्यम से पहले विशेषताओं के को बता दूं। तो ये यक्षिणी की मूर्ति है, दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन यक्षिणी की ये मूर्ति है। और इस मूर्ति की विशेषता है कि ये चमकदार पॉलिश से बनी हुई है और इस मूर्ति की जो भाव भंगिमा है वो बहुत ही सजीव है और एकाश्म पत्थर की बनी हुई है। मतलब इसमें इसको बनाने में एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है। पटना का जो अभी नया म्यूज़ियम बना हुआ है, नवनिर्मित पटना म्यूज़ियम, इसमें इस यक्षिणी की मूर्ति को रखा गया है। नारी के नैसर्गिक गुण के भाव में दृढ़ता है और मातृत्व का प्रतीक है ये मूर्ति। यक्षिणी की जो ये मूर्ति है ये मातृत्व का प्रतीक भी है। अब हम लोग कुछ विशेषताओं के बारे में जानें थोड़ा सा और डिटेल में। क्या इसकी विशेषता है तो देखिए, चमकदार, पहला तो ये है कि ये चमकदार पॉलिश मूर्तियों के सजीव भाव अभिव्यक्ति, एकाश्म पत्थर के द्वारा जो निर्मित पाषाण स्तंभ है और उसके कलात्मक शिखर पत्थरों पर पॉलिश करने की कला इस काल में इस स्तर पर पहुंच गई थी कि आज भी अशोक की लाट की पॉलिश शीशे की भांति चमकती है। तो मौर्य काल की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो काफ़ी चमकदार पॉलिश उस पर किए जाते थे और इसके भाव जो होते थे वो सजीव होते थे। एक ही एकाश्म पत्थर के बनाए होते थे, एक ही पाषाण के स्तंभ से ये निर्मित होते थे। और उनकी कलात्मक जो इस समय में अशोक के काल में जो स्तंभ बनाए गए उसकी यहाँ बात हो रही है कि उस पर भी जो पॉलिश होता था, चमकदार पॉलिश लगाया जाता था। और इस काल में इस स्तर पर ये सारी कलाएं पहुँच गई थी कि आज भी अशोक की लाट की पॉलिश जो है वो शीशे की भांति चमकती है। आज भी उसमें चमक जो है वैसी ही बरकरार है जब वो बनी होगी। दूसरी जो विशेषता है वो है कि अशोक के स्तंभ से तत्कालीन भारत के विदेशों से संबंधों का भी खुलासा होता है। तो अशोक का जो काल का जो स्तंभ बना हुआ था तो उसमें भी मूर्तियों का प्रयोग किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये दर्शाती है, ये इसकी ये विशेषता है, ये दर्शाती है कि विदेशों के साथ भी संपर्क रहा है मौर्य काल का। तीसरी ये विशेषता रही कि मौर्यकालीन पत्थर और मिट्टी की तो मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन धातु की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन इस काल में धातु की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है चौथे नंबर की वो है कि मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या सांचे में ढाल करके किया जाता था। ये जो मूर्तियां बनाई जाती थी मौर्य काल में तो कुछ जो मेथड, जो तकनीक का प्रयोग किया जाता था वो तकनीक होता था चिपकवा विधि या फिर उसको सांचे में ढाल करके ये बनाया जाता था। अगली जो विशेषता है मौर्यकालीन मूर्तियों की वो ये है कि मौर्यकालीन मूर्तियों के विषय होते थे पशु, पक्षी, खिलौना और मानव। यानी कि मानव की आकृति की मूर्तियां बनाई जाती थी, पशुओं के आकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, पक्षियों के आकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। और इन मूर्तियों का निर्माण गैर धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था। ऐसा नहीं कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी इसका उद्देश्य पूजा पाठ होता था या धर्म में इसका प्रयोग करना होता था,
इसको इसीलिए बनाया जो वो गैर धार्मिक उद्देश्य से इन सारी मूर्तियों को बनाया जाता था। अगली जो विशेषता है वो ये है कि परस्तर मूर्तियाँ अधिकांशतः शासकों के द्वारा बनाई गई थी। ये जो पत्थर की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो राजाओं के द्वारा, सम्राटों के द्वारा, शासकों के द्वारा बनवाई जाती थी। फिर भी किसी देवता को परस्तर मूर्ति में नहीं ढाला गया था, यानी कि देवी देवताओं को पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बनाई गई थी। जैसे यक्षिणी जो थी वो कोई देवी नहीं थी, तो इस तरीके के देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है वो पत्थर में नहीं बनाई जाती थी। अन्य कोई भी मानव की आकृति बनाई जाती थी या पशु पक्षियों की आकृति बनाई जाती थी, खिलौने बनाए जाते थे। तो इन सभी के साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में परस्तर मूर्ति निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर और पारखम जो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ से प्राप्त यक्ष की मूर्ति में चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग में लाया जाता था, और उत्तर प्रदेश में ये एक यक्ष की मूर्ति जो प्राप्त हुई है उसमें चित्तीदार लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये उस समय की मूर्ति की विशेषता रही। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि मौर्य काल की जो मूर्तियाँ थीं वो अनेक स्थानों पे मिली हैं, जैसे कि पाटलिपुत्रा, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, अहिछत्र, सारनाथ, इन सभी जगहों से ये मूर्तियाँ जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो यानी कि मौर्य काल की जो मूर्तियाँ हैं वो कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। पाटलिपुत्रा से भी प्राप्त हुई हैं, वैशाली से भी प्राप्त हुई हैं, तक्षशिला से, मथुरा से, तो इन सभी जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से भी यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं। अगली जो विशेषता है मौर्य काल की मूर्ति का वो ये है कि कला, सौंदर्य और चमकदार पॉलिश की दृष्टि से राजा अशोक जो थे, सम्राट अशोक जो थे, उनके समय की मूर्तिकारी को सर्वोत्तम माना गया है। तो अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो पूरे मौर्य काल की मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला का उदाहरण मिलता है। अगली जो विशेषता है वो ये है पारखम, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पारखम से प्राप्त 7 फीट ऊंची जो यक्ष की मूर्ति है वो दिगंबर मतलब ये यहाँ पे कुछ मूर्तियों का उदाहरण दिया गया है कि पारखम से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर और प्रतिमा जो लोहानीपुर और पटना से प्राप्त हुआ है वो सारी प्रतिमा, फिर धौली जो उड़ीसा में है, धौली का हाथी, तथा दीदारगंज जो पटना में है, यहाँ से जो यक्षिणी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मौर्य कला की विशिष्ट उदाहरण है। तो अलग अलग जगहों से तो मौर्यकालीन मूर्तियाँ मिली ही हैं, लेकिन उन मूर्तियों में भी जो पारखम से जो 7 फीट ऊंचा यक्ष की जो मूर्ति मिली है वो, फिर दिगंबर की जो प्रतिमा मिली है वो, जो कि लोहानीपुर और पटना से मिली है, फिर उड़ीसा की धौली से जो हाथी मिले हैं वो, दीदारगंज जो पटना में है वहाँ से जो यक्षिणी की मूर्ति है वो, ये सर्वोत्तम उदाहरण है मौर्य काल के समय की मूर्ति कला के। अगली जो विशेषता है वो ये है कि सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर, सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ जो अशोककालीन जो स्तंभ मिला है, तो उस स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की जो आकृति है उसके नीचे की बल्लरी आकृति जो है वो अशोककालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो 4 सिंहों वाला जो सारनाथ में जो स्तंभ है उसके ऊपर जो 4 सिंहों वाला जो आकृति है वो है। तो ये अशोककालीन मूर्ति कला का एक बेहतरीन नमूना है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि मौर्यकालीन मूर्ति कला पर ईरान और यूनान कला का भी प्रभाव था। तो विदेशियों के साथ तो संपर्क था ही अशोक के काल में, तो उस समय की जो कलाएं थी तो उसका भी छाप जो है वो मौर्य काल की मूर्तियों पर पड़ा है, जैसे कि ईरान और यूनान कला का भी यहाँ पर प्रभाव है। अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानें। अतः प्राप्त अवशेषों से यह पुख्ता होता है कि मौर्यकालीन मूर्ति कला उन्नति पर थी। एक राष्ट्र में शांति और जनता की सुखमय वैभवपूर्ण जीवन को कला एवं साहित्यिक विकास के लिए उपयुक्त माना गया है। फलतः मौर्य काल में कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ और यह विकास के सीमा पर थी। तो आज की क्लास में आपने जाना मौर्य काल के मूर्ति कला की विशेषताओं के बारे में। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हम लोगों की क्लास जो है अब कंटिन्यू चलेंगे, कोई दिन क्लास में गैप नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी। और अब हम लोगों के क्लासेज जो होंगे वो कंटिन्यू होंगे पीसीएस मेंस के लिए और जेएसएससी सीजीएल के लिए। और आप सभी अपनी अपनी तैयारी को थोड़ी सी तीव्र गति दें और सभी अपने अपनी तैयारियों में वापस लौट आएँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।